8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है और ये दिवस उन महिलाओं के लिए खास हो जाता है क्योंकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखा जाए तो महिलाएं आज न सिर्फ अच्छा कर रही हैं बल्कि आज चाहे हम आकाश से लेकर बात करें या पाताल तक, हर जगह महिलाओं ने अपने कार्यों, अपनी विशेष उपलब्धियों के जरिए खास जगह बनाई है। और चिकित्सा क्षेत्र में बात करें तो एक से बढ़कर एक चिकित्सीय कार्य में महिलाएं लगी हुई हैं जिनका फ़ायदा पूरे समाज को मिल रहा है। तो आज हम राजधानी भोपाल के बहुप्रतिष्ठित एम्स में हैं और जहां पर हमारे साथ में हैं डॉक्टर भावना ढींगरा जी जो प्रोफेसर हैं यहाँ पर, और इनकी जो खास उपलब्धि है ये जो बच्चों में एक रेयर डिजीज़ होती है, ख़ास तौर से आनुवांशिक स्तर पे, जो बहुत कम ही बच्चों में देखने को मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो उनके लिए अच्छे चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर एम्स भोपाल में अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास में एक अच्छी चिकित्सक भी उपलब्ध हैं जो इसी तरह की बीमारियों को ठीक करने में सक्षम भी हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह यहाँ पर उन बच्चों को जो कहीं न कहीं आनुवांशिक रूप से बीमार हैं या आनुवांशिक रूप से कहीं न कहीं परेशान हैं, तो उनको ठीक करने के लिए किस तरह का इलाज किया जाता है। तो मैम नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि पीडियाट्रिक्स की बात करें, बच्चे जो कि हर माँ बाप के लिए खास होते हैं और कहीं न कहीं उनको अगर ऐसी कोई बीमारी लग जाए जिनको हम रेयर डिजीज़ कहते हैं, तो वो उनके लिए उसका इलाज कराना, उसके लिए एक अच्छा चिकित्सक ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उनके इलाज में किस तरह की मदद मिलती है एम्स में? देखिए, ऐसा है जैसा आपने कहा कि ये रेयर डिज़ीज़ जिसको हम दुर्लभ बीमारी कहते हैं, दुर्लभ बीमारी की जानकारी होना कि ऐसी बीमारी हो सकती है, तो इसलिए उसकी निदान की सुविधाएं बहुत जगह पर उपलब्ध नहीं होती हैं। तो एम्स में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र केंद्रीय सरकार की तरफ से बनाया गया है दुर्लभ बीमारियों के लिए। पूरे देश भर में आज ऐसे 13 केंद्र हैं जिसमें हमारा को 12वें नंबर पर एम्स भोपाल को इस केंद्र का दर्जा दिया गया। तो इस केंद्र के अंदर हम ऐसे बच्चों को जो दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित है, ना सिर्फ उनके निदान के लिए, उनके सही उपचार के लिए और माँ बाप को सही शिक्षा देने के लिए कि किस तरीके से आगे ऐसे होने वाले और बच्चों को पैदा होने से रोका जा सकता है, इन बच्चों के इलाज के लिए क्या क्या तरीके हमारे पास उपलब्ध हैं, भले वे महंगी दवाइयाँ हैं या वह बोन मैरो ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट, किस तरीके की सुविधाओं से हम इन बच्चों को अच्छा जीवन प्रदान कर सकते हैं, आगे ऐसे बच्चे और ना हों। गर्भवती महिला में गर्भ के समय पर ही हम जांच करके ऐसी बीमारियों का निदान कर सकते हैं। तो इस तरह की सभी सुविधाएं हमारे पास ना सिर्फ निदान करने की बल्कि उनका उपचार करने की और आगे आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए भी ये सभी सुविधाएं हमारे पास एम्स में इस केंद्र के अंदर उपलब्ध हैं। सबसे पहले हम बात करें रेयर डिजीज़ क्या है और ये कितने बच्चों में पाए जाने की संभावना है, क्योंकि आप एक रिसर्च सेंटर भी है एम्स में, तो यहाँ पर बहुत सारे और बहुत दूर दूर से ऐसे केसेस आते हैं। देखिए, दुर्लभ बीमारी क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बहुत बार इसका निदान ही नहीं हो पाता, तो इसलिए हमारे पास सही आंकड़े होना कि कितने लोग इस तरीके की बीमारियों से ग्रसित हैं वह आज की डेट में हमारे पास नहीं है। इसीलिए सरकार ने ये मुहिम भी चलाई है कि जगह जगह जहाँ पे जो मेन सेंटर्स हैं वहाँ से ये डेटा इकट्ठा करके हम सही नंबर, सही आंकड़े जान पाएँ। मोटे मोटे तौर पे बात करें तो विश्व भर में 7 से 8% जनरल पॉपुलेशन जो है वो दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित है। तो करीब भारत देश में ही हम अगर कहें तो 70 लाख लोग ऐसी बीमारियों से ग्रसित होंगे। और क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य, एक बहुत बड़ा वो है और जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी एक करीब 20% बनाती है हमारी जनसंख्या का, और ऐसी कम्युनिटीज़ में जहाँ आपस में रिश्तेदारी में शादी होना और ये ऐसी प्रचलन कॉमन हैं, तो यहाँ पर ऐसी दुर्लभ बीमारियाँ होने का खतरा जो है वो और बढ़ जाता है। तो करीब 35 से 40 लोग मध्य प्रदेश में ही ऐसे होंगे जो इन बीमारियों से ग्रसित होंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रेयर डिजीज़ इंडिविजुअली कहने को अलग अलग बीमारी रेयर या दुर्लभ है,
परंतु जब हम उसको मूल रूप से पूर्ण रूप में देखें तो बहुत सारे लोग 7 से 8% जनसंख्या हमारी जो है वो इन बीमारियों से ग्रसित हो सकती है। तो जो ये जो बीमारियां हैं, अगर कह सकते हैं कि आपने बताया कि नहीं, इनके माता पिता संवाहक होते हैं और बच्चों में इस तरह की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है, तो क्या हम समय रहते या गर्भ में ही ऐसी बीमारियों का पता लगा सकते हैं? देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें यदि माता पिता दोनों संवाहक हों तो बच्चे में 25 हर प्रेगनेंसी में 25% रिस्क होता है कि बच्चा बड़ी बीमारी के साथ पैदा होगा। तो यदि हमें ये मालूम है कि इस किसी परिवार में एक बच्चा पहले ऐसी बीमारी से ग्रसित है, तो हम माँ पिता की जांच करके पता चला सकते हैं कि वो लोग संवाहक हैं कि नहीं हैं। और यदि वे संवाहक हैं तो अगली प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने के अंदर हम गर्भ के अंदर ही जांच करके ये पता चला सकते हैं कि आने वाला जो बच्चा है, जो भ्रूण है, वो ये बड़ी बीमारी से ग्रसित होगा कि नहीं होगा। और यदि हमें ये गर्भावस्था में ही मालूम हो जाए कि होने वाला बच्चा भी शायद इस बड़ी बीमारी से ग्रसित हो सकता है, तो माता पिता के लिए ये निर्णय लेना कि वो ये प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐसा बच्चा पैदा करना चाहते हैं कि नहीं, वो आसान हो जाता है। अभी जैसा आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन चलाया है, तो सिकल सेल ही भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें माता पिता संवाहक होते हैं, और जो संवाहक होते हैं उनको खुद कोई तकलीफ या कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए उनको अपने संवाहक होने की मालूम नहीं होती। तो जब तक हम जांच ना करके जांचें कि ये व्यक्ति या ये गर्भवती महिला संवाहक है, तो होने वाले बच्चे में बड़ी बीमारी होने का रिस्क है। तो किसी भी परिवार में यदि मान लीजिए कि अगर पहले कोई बच्चा सिकल सेल से ग्रसित है या नहीं भी है, तो हम प्रेगनेंसी के समय अगर जांच करके ये पता लगा लें कि ये गर्भवती महिला संवाहक है, तो हम उसके पति की जांच करते हैं कि यदि पति भी संवाहक है तो फिर हम प्रेगनेंसी में, क्योंकि हर प्रेगनेंसी में 25% या 4 में 1 खतरा होगा कि बच्चे को बड़ी बीमारी हो सकती है, तो हम गर्भ में जांच करके कि भ्रूण बच्चा जो है वो अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा, ये जांच करके पता कर सकते हैं। रेयर बीमारियों की अगर वर्गीकरण की बात करें तो इसमें कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम इस कैटेगरी में शामिल करते हैं, और दूसरी चीज़, इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका अगर देखा जाए तो इलाज उतना आसान नहीं है जितना अन्य बीमारियों में होता है? देखिए, विश्व भर में अगर बात करें तो करीब 8,000 बीमारियां आज की तारीख में ऐसी हैं जो रेयर डिजीज़ या दुर्लभ बीमारियों की कैटेगरी में आती हैं। अब ये 8,000 बीमारियों में मोटे तौर पर हम 6 या 7 ग्रुप में बात करते हैं, जो बीमारियां ज़्यादा बाकियों से कॉमन रूप में पाई जाती हैं। जैसा मैं बताऊंगी कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें हमारे शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं, किसी न किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से वो प्रक्रियाएं सही रूप से काम नहीं कर पाती हैं, तो शरीर में कुछ जो हैं जहरीले पदार्थ इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे बच्चे का जिगर तिल्ली बढ़ने लगता है, हार्ट पे असर हो सकता है, आँख में देखने पे असर हो सकता है, बच्चे की दिमागी विकास सही तरीके से नहीं होता, हड्डियों पर असर हो सकता है। तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एक कॉमन ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। दूसरा अगर हम बात करें तो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, या हम मांसपेशियों की बीमारी जिसे कहते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जन्म से के बाद सही चलने लगते हैं, बट 5-6 साल की उम्र में उनको चलने में, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होने लगती है, गिरने लगते हैं और धीरे धीरे उनका चलना फिरना बंद हो जाता है। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रोफीज़ जैसी बीमारियाँ, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जो कि ज़्यादा कॉमन हमें यहाँ इस एरिया में मिलता है। फिर एक और ग्रुप है बीमारियों का जिसको हम इनबॉर्न एरर्स ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं, मतलब शरीर में अब इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत नहीं रहती, और तो ये बच्चे बार बार इन्फेक्शन से, निमोनिया, उल्टी, दस्त, बाकी कान का इन्फेक्शन, दिमागी इन्फेक्शन, जगह जगह के इन्फेक्शन के साथ भर्ती होते हैं, और ये इन्फेक्शंस जानलेवा भी हो सकते हैं। तो ये सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ कुछ तरीके की इनबॉर्न एरर्स ऑफ इम्यूनिटी हैं जो कि इन बच्चों में देखे जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश और आसपास के महाराष्ट्र, विदर्भ रीजन में हीमोग्लोबिनोपैथीज़, जिसमें सिकल सेल, थैलेसीमिया, ये बीमारियां आती हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ट्राइबल कम्युनिटी है, इनब्रीडिंग, एंडोगैमिटी और आपस में रिश्तेदारी में शादी करना, संवाहक स्टेटस ना जानते हुए, तो ये एक और ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। सो इसी तरीके से ये कुछ कॉमन ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं जो रेयर डिजीज़ में आते हैं, बट ओवरऑल देखें तो बहुत सारी बीमारियां हैं, करीब 8,000 के करीब, जो दुर्लभ बीमारियों की श्रेणी में आती हैं। आपके यहाँ एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है जो आनुवंशिक बीमारियों के लिए है,
और कहीं न कहीं ये एक ऐसा सेंटर है जिस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी आपने किए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश रीजन की बात की जाए, तो इसमें जो बीमारियों के जो रेयर डिजीज़ या इस तरह की जो आनुवांशिक जनक बीमारियाँ हैं, उसके फैलने के पीछे जो मुख्य वजह क्या है? देखिए, जैसा आपने कहा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक डिपार्टमेंट है, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है एक निदान केंद्र एम्स में बनाने के लिए, और साथ ही में एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट विदिशा को हमने अडॉप्ट किया है, जिसमें हमें ये करना है कि हमें गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशुओं की न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, एंटीनेटल स्क्रीनिंग एंड न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करनी है, जो कॉमन रूप से यहाँ पर बीमारियाँ पाई जाती हैं, जैसा मैंने बताया हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं, और कुछ कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, जिनसे बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है, उसके दिमागी विकास पर असर पड़ सकता है, या जो कुछ बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं जैसे कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है, G6PD डेफिशिएंसी है, बायोटिनिडेज डेफिशिएंसी है। ये कुछ ऐसे मेटाबॉलिक विकार हैं जो या तो बच्चे की जीवन को अफेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कि उसको दौरे आएंगे, उसका दिमागी विकास सही नहीं होगा, मंदबुद्धि हो सकता है बच्चा, या जानलेवा हो सकती हैं। तो इस केंद्र के निदान केंद्र जो डीबीटी द्वारा फंड किया गया है, उसके अंडर हमारा ये प्रयास है कि हम विदिशा से हर साल भर में करीब 10,000 गर्भवती महिलाएं और 5,000 नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग करके ऐसे व्यक्ति जो इन बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, उनको सिम्टम डेवलप होने के, लक्षण होने के पहले ही अगर हम उनको पहचान कर लें, तो हम जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करके उनको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस को होने से रोक सकते हैं। ऐसे ही सिकल सेल के लिए न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग अगर हम कर लेते हैं और नवजात पीरियड में ही हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा सिकल सेल से ग्रसित हो सकता है, तो उसको हम दवाई, टीके जो हैं वो पहले समय से शुरू कर सकते हैं, ताकि सिकल सेल से जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस ना हों और वो एक बेहतर ज़िंदगी जी सके। जी सर। रेयर बीमारियों के ठीक होने का चांसेस कितना होता है? क्योंकि अन्य बीमारियों में तो ये होता है, जो सामान्य बीमारियां होती हैं 100% ठीक हो जाती हैं, क्योर हो जाता है, लेकिन रेयर जो कि नाम से ही है कि दुर्लभ बीमारियां, तो इनके ठीक होने में कितना समय लग सकता है, ठीक होने के चांसेस कितना है, और क्या ये बीमारियां कहीं ना कहीं एक लंबा खर्च मांगती हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि दुर्लभ बीमारियों का निदान करने में बहुत समय जाता है और इनका निदान करने की सुविधाएं सब जगह पर आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। तो यदि ये बीमारी का निदान सही समय से लाइफ में जल्दी, या तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग से, या यदि फैमिली में पहले कोई अफेक्टेड बच्चा रहा है तो उसी के लाइन पर चलते हुए हम समय से पहले साल में ही इसका निदान कर लें, तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से या लिवर ट्रांसप्लांट से समय रहते यदि निदान कर ली जाए तो पूर्ण तरीके से हम बच्चे को एक नॉर्मल ज़िंदगी दे सकते हैं। सिकल सेल में हम जानते हैं कि यदि बहुत ज़्यादा परेशानियां बच्चे को हो रही हैं तो उसमें भी हम ट्रांसप्लांट करके उसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत समय के बाद हमारे पास लेट स्टेज में पेशेंट्स आते हैं, तो इन बहुत सी बीमारियों में एडवांस स्टेजेस में क्योर की पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती है, तब हमें उन्हें वहाँ सपोर्टिव केयर देनी पड़ती है, और ये दुर्लभ बीमारियों के लिए केयर जो है हमें मोस्टली लाइफ लॉन्ग देनी पड़ती है। तो क्योंकि लाइफ लॉन्ग देनी पड़ती है, और जितनी दुर्लभ बीमारियां हैं उसमें से करीब 5 या 10% के लिए ही आज की डेट में इलाज उपलब्ध है, और वो इलाज इतना महंगा है। जैसा अगर हम बात करें कि SMA जैसी एक बीमारी है, उसके लिए जीन थेरेपी बनी, बट वो जीन थेरेपी का इंजेक्शन जो है अवेलेबल तो है, बट उस एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। तो 16 करोड़ रुपए एक बच्चे के लिए अरेंज कर पाना, माँ बाप के लिए यदि उनका एक बच्चा ग्रसित है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है सभी के लिए। बाकी भी जो बीमारियां हैं जिनमें लाइफ लॉन्ग हमें इलाज चाहिए है, उनमें लाखों करोड़ों का खर्च महीने साल में होता है। तो इसी के लिए मरीजों को इसका फ़ायदा मिल सके, हमारी केंद्र सरकार ने नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ लागू की, जिसके अंतर्गत मैंने पहले बताया कि हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं भारत देश में। आज की डेट में 13 सेंटर्स हैं, और पॉलिसी के अंडर सरकार जो है प्रति मरीज़ 50 लाख रुपए तक की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो 50 लाख रुपए तक की दवा और असिस्टेंस जो है हम इन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू इन मरीजों को प्रदान कर सकते हैं। अच्छा, बात करें क्योंकि यहाँ पर आपके यहाँ 1800 ऐसे रेयर डिजीज़ के मरीज़ रजिस्टर्ड हैं जिनका इलाज चल रहा है, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है।
क्योंकि ओपीडी में बहुत से मरीज़ ऐसे लेट भी आते हैं। तो क्या ऐसे भी कुछ मरीज़ होते हैं कि जो शुरुआती 5 साल में ना आके कहीं न कहीं वो घूम फिर के काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं, और जब बीमारी कहीं न कहीं बहुत सीवियर हो चुकी होती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास आज की डेट में जेनेटिक क्लिनिक में जो करीब 1800 मरीज़ रजिस्टर्ड हैं, उसमें करीब 80 से 90% मरीज़ लेट ही पहुंचते हैं हमारे पास। ऐसा एक शोध हुआ जिसमें देखा गया कि ये जो रेयर या दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीज़ हैं, इनको करीब 7 से 8 साल का समय लग जाता है एक सही निदान पाने के लिए। करीब 5 या 6 डॉक्टर या अस्पताल ये लोग घूम के उसके बाद ही सही जगह पर पहुंच पाते हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो बहुत बार इनके ये लक्षण पहचान में नहीं आते कि ये दुर्लभ बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। इसीलिए ये समय समय से हम जागरूकता कार्यक्रम भी करते हैं कि बाहर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या बाहर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स और वहाँ का बाकी जो हेल्थ केयर स्टाफ है, वो ऐसे मरीजों की पहचान जल्दी करके उनको समय से हमारे पास भेज दें, रेफ़र कर दें, ताकि जब निदान जल्दी होगा तो हम इलाज करके इनको एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी दे पाएंगे। जैसा मैंने कहा कि एक एडवांस स्टेज में पहुंचने के बाद बीमारी का इलाज फिर संभव नहीं रह जाता, और जो नुकसान शरीर में हो चुका होता है शरीर के अंगों को, उसको हम रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हैं। इसलिए समय से निदान होना, पहले ज़िंदगी के पहले या दूसरे साल में ही यदि हमें बीमारी का पता चल जाता है तो टाइम से हम दवा या इलाज शुरू करके कुछ बीमारियों को, जैसे गॉशस डिजीज़ है या और म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस हैं, अगर सही निदान हो तो हम इनको टाइम से निदान करके ट्रांसप्लांट या लंबी दवा दे करके इनको ठीक कर सकते हैं। कर सकते हैं। सिकल सेल में आँखों की तकलीफ़ों पर आपका एक शोध भी है जो इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। क्या है यह शोध, और ये इस शोध से अगर चिकित्सा क्षेत्र में बात करें तो बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? देखिए, ऐसा है, सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर के खून के जो लाल सेल हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो नॉर्मल गोल ना रह कर के सिकल शेप के या हंसिया शेप के हो जाते हैं, जिससे वो खून की नसों में फंस जाते हैं और खून का बहाव शरीर के उस हिस्से को रुक जाता है। तो अभी तक ये धारणा है कि जो बार बार ये ऐसे शरीर की धमनियों में ये सेल फंसने से जो खून का बहाव रुकता है, उससे आँख पर जो असर आता है वो 15 से 20 साल की उम्र के बाद आता है। तो हम अभी तक जो स्क्रीनिंग करते हैं वो करीब 12 से 15 साल की उम्र में करते हैं सिकल सेल के मरीजों की, कि उनको आँख की कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही। बट हमने जब ये शोध अपने डिपार्टमेंट में किया एक पीजी थीसिस के अंतर्गत, तो हमने ये देखा कि 8 से 10 साल के बच्चों में भी आँख की तकलीफ़ सिकल सेल की वजह से पाई गई। हालांकि हमारे सैंपल साइज़ जो था हमारा लिमिटेड था, कुछ ही मरीज़ों में हमने ये जांच की, परंतु उसमें भी ये आया कि कुछ बच्चों में 7 से 8 साल की उम्र में भी आँख पर जो है सिकल सेल की बीमारी का असर पाया गया है। तो इसलिए शायद हमें 10 से 15 साल की जगह हमें और जल्दी ये स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है और इसको और डिटेल में देखने की ज़रूरत है, कि क्योंकि सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर अंग पे प्रभाव डालती है। तो क्या हमें अपनी ये स्क्रीनिंग गाइडलाइंस जो हैं, जो मेनली बाहर की पश्चिमी देशों की गाइडलाइंस पर बेस्ड हैं, क्या हमें अपने लिए नई गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत है? क्या हमें अपना स्क्रीनिंग क्राइटेरिया चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि हम ये सिकल सेल से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को या उससे होने वाले नुकसान को कम से कम कर पाएँ? एक और बड़ी चीज़ की रेयर डिजीज़ की बात की, तो आपने बताया कि नहीं, जैसे माता पिता संवाहक होते हैं, तो क्या हम प्रेगनेंसी से पहले ही माता पिता कोई ऐसी जांच हो जिसके जांच के द्वारा ये पता लगा सकें कि उनमें वो किसी बीमारी के संवाहक हैं, जिससे कि आने वाले बच्चे के लिए हम एक बड़ा फैसला ले सकें? देखिए, अगर मैं कहूँ तो थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो खून टूटने की बीमारी होती है, जिसमें यदि बच्चे को वो बीमारी है तो उसको हर महीने ज़िंदगी चलाने के लिए खून चढ़वाना पड़ता है। और क्योंकि बार बार खून चढ़ता है, इसलिए शरीर में लोहे की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हार्ट को, लिवर को, ब्रेन को, पैनक्रियास को, सबको नुकसान होता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो आज की डेट में सरकार की ये पहल है कि हर गर्भवती महिला की थैलेसीमिया स्टेटस जांच करने के लिए गर्भ के दौरान वो जांच की जाती है। और जो महिलाएं, हमें उस जांच में मिलता है जिसको हम हीमोग्लोबिन एचपीएलसी की जांच कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट के साथ हम एचपीएलसी करके देख सकते हैं। यदि महिला कैरियर है या ट्रेट है तो हम उसके हस्बैंड की जांच करके देखते हैं।
और यदि हमें मिलता है कि हस्बैंड भी कैरियर है, मतलब यदि दोनों संवाहक हैं, तो बच्चा पैदा होने के पहले ही हम गर्भ में ये जांच करके देख सकते हैं कि होने वाला बच्चा कहीं थैलेसीमिया मेजर या बड़ी बीमारी के साथ तो नहीं पैदा होगा। तो हर महिला, गर्भवती महिला को अपने थैलेसीमिया स्टेटस की जांच कराना ज़रूरी है। और जो महिलाएं संवाहक हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं या उनके हस्बैंड हैं, उनकी भी जांच होना ज़रूरी है, ताकि हम थैलेसीमिया से पैदा होने वाले बच्चे पैदा ना होने दें, और ताकि बच्चों को ये परेशानी का, माँ बाप को ये ज़िंदगी भर की परेशानी ना उठानी पड़े। आजकल अगर बच्चों में एक बात कहें तो कहीं न कहीं एक ऐसी बीमारी क्या, डायबिटीज़ की बीमारी भी तेज़ी से हो रही है। बच्चों में मायोपिया के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो क्या इन बीमारी ये कोई आनुवांशिक है या इन बीमारी के पीछे हमारा खान-पान है ज़िम्मेदार? देखिए, खान-पान और आजकल का लाइफ़स्टाइल तो ज़िम्मेदार है ही है, परंतु इनमें से कुछ प्रतिशत बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनकी बीमारियां आनुवांशिक हो सकती हैं। तो ऐसे ही बच्चों की पहचान करना कि किसमें ये आनुवांशिक हो सकता है, एक डॉक्टर द्वारा पूर्ण जांच करके, बच्चे को एग्ज़ामिन करके, और यदि रिक्वायर्ड है तो जो भी नैदानिक जांचें चाहिए वो करके, हम वो बच्चे, जो कुछ प्रतिशत बच्चे इन बीमारियों में से आनुवांशिक हो सकते हैं, उनका हम पता चला सकते हैं। कुछ आनुवांशिक बीमारियां ऐसी होती हैं जो शरीर के बहुत सारे अंगों पे असर डालती हैं। तो यदि मान लीजिए, जैसा आपने कहा कि मायोपिया है या आँख में बच्चे को देखने की दिक्कत है, उसके साथ बच्चे के शरीर की बनावट और कैसी है, कोई गुर्दे की बीमारी तो नहीं है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हड्डियों में कोई और परेशानी तो नहीं है, सुनना कैसा है, ये सब जांच करके चिकित्सक द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या इसके पीछे कोई आनुवांशिक कारण हो सकता है क्या। तो कुछ प्रतिशत बच्चे ऐसे होते हैं इन बीमारियों के जिनमें ये आनुवांशिक कारण हो सकता है। हाल के दिनों में बहुत सारे केसेस इसलिए आए हैं कि अगर देखा जाए 8 से 10 साल या 12 साल के बच्चे में हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं। हार्ट अटैक मतलब हार्ट फेल्योर के केसेस आ रहे हैं। पिछले दिनों भी कई ऐसे वीडियोस सामने आए थे। तो इसकी क्या प्रमुख वजह है कोई? देखिए, प्रमुख वजह तो ये, जैसा कि हम कोविड के बाद से देखते ही आ रहे हैं कि यंग लोगों को बहुत हार्ट अटैक या हार्ट से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। तो शायद कहीं ना कहीं कोई अंडरलाइंग आनुवांशिक बीमारी या अंडरलाइंग कोई कारण रहता है, जिसकी वजह से ये, और इनमें हमें बहुत बार कारण पता नहीं चलता मृत्यु का, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो इनमें से, जैसा मैंने कहा, कि हमें एक पूर्ण जांच करना मरीज़ की, और यदि ज़रूरत हो तो जो वहाँ पर नैदानिक टेस्ट की या जांच की ज़रूरत है, वो करके हम अंडरलाइन कारण का पता लगा सकते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ प्रतिशत केसेस में अंडरलाइंग जेनेटिक कारण या आनुवांशिक कारण रहता है। तो आपने जान सकेंगे तो उस बीमारी का काफ़ी हद तक हम इलाज कर पाएंगे। तो एम्स में इस तरह के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। बहुत जगह इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारत में कुल 13 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं और ऐसे में एम्स भोपाल में भी एक सेंटर इसी तरह का कार्यरत है। तो इसीलिए आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता से ध्यान दें। अगर कोई ऐसा विशेष लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत ऐसे चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके बच्चे के लिए घातक हो सकती है। कैमरा पर्सन साजिब के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।